सनातन संस्कृति में महाबली प्रथा थी। हजारों हजार गाय भैंस बैल का बलि पड़ता था। कोई भी प्राचीनतम काल का इतिहास पढ़ेगा और खास करके वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ेगा, इस बात का प्रचुरता से वहाँ क्या कहते हैं ये अंश मिलेंगे कि जो जितना बड़ा राजा कहलाता था उसका मान सम्मान उतना बड़ा होता था जितना वो गाय भैंस बैल का वध करता था। जीतन बाबू मांझी थे, यही मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए। मुख्यमंत्री थे, रसूख था, लोग रोक तो नहीं पाए उनको, लेकिन अगर वो पूजा करके निकलते हैं तो ये षड्यंत्रकारी मनुवादी जो जाति व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं, उन्होंने उस मंदिर को गंगा जल से धोया और धो करके पवित्र किया। आप देश में 20 कत्ल बड़े बूचर खाने का नाम ले लीजिए, उसमें 18 आपके हिंदू के मिलेंगे। नौकरियां गायब है, सरहद घायल है, बेरोजगार तबाह है, महंगाई चरम पर है, किसानों की आय दुगुनी होनी थी 2022 तक, अब तो 2022 फिर से आएगा क्या? किसान तबाह है। तो जो हर सेटअप पर सरकार फेल है और सिर्फ हिंदूवाद हिंदू करके सबसे ज्यादा गौमांस का व्यापार करके गौ कत्ल के नाम पर वही नफरत फैलाते, गौ कत्ल के नाम पर नफरत फैलाते हैं। तो आप समझिए कि इनका दो शक्ल है, गौ मांस का व्यापार भी करेंगे और कोई खस्सी का मांस लेकर के भी एक मुसलमान जाएगा तो गौ मांस का करके पीट करके लिंचिंग भी करेंगे और उससे समाज में नफरत भी पैदा करेंगे। इसलिए इस व्यवस्था से, इस विचार से जो देश को खत्म करने पर आमादा है, इसको बचा कोई सकता है तो मानववादी सिद्धांत ही बचा सकता है। और उस मानववादी सिद्धांत का एक बड़ा पैरोकार है अर्जक समाज, अर्जक विचार। इस वक्त अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के आवास पर है और आज मेरे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर जी मौजूद हैं और ये अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता जी के पोती के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आपका स्वागत है। नहीं, आप सभी को बधाई जी। आज आप अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता जी के पोती के वैवाहिक कार्यक्रम में आए हैं, जहां अर्जक विधि से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? विभिन्न आडंबरों से दूर मानववादी रास्ते पर जो अर्जक विधि से वैवाहिक कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, इसमें हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। अरुण बाबू हम लोगों के आदर्श हैं और अरुण बाबू का जो उम्र है, उनकी जो समझ है, उनकी जो सोच है, अर्जक जो एक विचार है, वह पूर्णतः मानववादी है। इंसानियत के बीच में भेद नहीं कराती है। इंसान के बीच में किसी भी प्रकार का नफरत का यह पर्याय नहीं है। जैसे हमारे सनातन धर्म में जातियों का विभाजन है, जातियों के नाम पर छूत अछूत का भेदभाव है और इंसान में जो नफरत पैदा करे, जो भेदभाव पैदा करे, किसी को छूत बनाए, किसी को अछूत बनाए, यह ठीक नहीं है समाज के लिए और ठीक नहीं है समाज के लिए तो देश के लिए भी ठीक नहीं है। इससे अलग एक ऐसा समाज जो रामस्वरूप वर्मा साहब ने जो विचार रखे देश दुनिया के सामने और उनके पद चिन्हों पर चल करके अरुण बाबू उस धारा को मजबूत कर रहे हैं। अरुण बाबू हम लोग के आदर्श हैं। अरुण प्रसाद गुप्ता जी अर्जक संघ के अध्यक्ष हैं और उनकी पोती की शादी है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, मगर ग्रामवासियों को बधाई। इस तरह के समाज में शादी का संस्कार विकसित हो और बाह्य आडंबर से दूर एक शांति और मोहब्बत का पैगाम देता यह विचार सराहनीय है और इसमें हम लोग इसको अपने लिए सौभाग्य समझते हैं कि अरुण बाबू का आशीर्वाद लेकर के बच्चों को आशीर्वाद दे के जाएंगे। सर, ये जो नई संस्कृति है अर्जक विचार, तो इस समाज में इसको कैसे देखते हैं सर? अगर ये पूरी तरीके से समाज में लागू हो जाता है तो कैसे समाज का क्या बदलाव होगा सर? अरुण बाबू जो बोलते हैं जी, जो अर्जक विचार है तो मिलियंस व्यू आते हैं उनके जी, और उसमें समझ लीजिए कि लाखों लाख लोग उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, हम लोग भी देखते सुनते रहते हैं। वो क्रांतिकारी विचार है और उस विचार पर देश चले तो मैंने पहले ही कहा कि इंसानियत के बीच, मानवों के बीच में कोई भेद न होगा। इसका न छुओ, उसका न खाओ, उसका न पियो, जो एक बीमारी है हमारे हिंदू सनातन व्यवस्था में, वो बीमारी से दूर एक मोहब्बत शांति का
समाज बनेगा और उसके पद चिन्हों पर चल करके, इस विचार पर चल करके हम समाज को ताकतवर बना सकते हैं। सर, अब बिहार में जातीय गणना हो रही थी, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आया है और इस जातीय गणना पर रोक लग गई है। सर, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना एक आवश्यक चीज़ है, जी क्योंकि यह देश जातियों की है और जातियों का देश है, तो कोई हमने आपने नहीं बनाया। जी ये हमारे पुरखों की गलती से बनी है और पुरखों की गलती से बनी है। अब 3000 साल 4000 साल पहले ये व्यवस्था का सृजन हुआ जी और लोग तो पता नहीं, लोग बोलते हैं, ऐसे लोग जो पढ़ने नहीं हैं, जिनको समझ नहीं है। इस देश में अगर आप वैचारिक स्तर पर समाज को एक सूत्र में पिरोने का इतिहास खंगालेंगे तो भगवान बुद्ध की उत्पत्ति ही हुई है जातीय व्यवस्था को नाश करने के लिए। जातीय व्यवस्था जो इसका न खाओ, उसका न पियो, उसका न छुओ, एक ऐसा बालक जो तमाम ढंग की सुख सुविधा छोड़ करके अपने राज प्रसाद से निकल करके लोगों का दुख दूर करने और हिंदू व्यवस्था में आई विकृति को दूर करने वो निकले सड़क पर। और इसी बिहार में और बिहार के मगध की धरती पर जो केंद्र बना उनका मगध, वहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं निर्वाण प्राप्त हुआ। और भगवान बुद्ध के विचार को से अगर समाज अवगत हो और भगवान बुद्ध के विचार की जो उत्पत्ति हुआ, उत्थान हुआ, उत्पत्ति तो हिंदू समाज में व्याप्त दुख और ऊंच नीच के भाव के कारण हुआ, शोषण अत्याचार जो समय चल रहा था उसके कारण हुआ। लेकिन उनके विचार जो समृद्ध हुए, उनके विचार जो दुनिया ने के लोगों ने माना, देश के लोगों ने तो बहुसंख्यक लोगों ने माना, उसमें उनका पहला कारण था कि उन्होंने छुआछूत के खिलाफ क्रांति चलाई और मनुवाद द्वारा बनाए गए अस्पृश्य जाति, जिसको अछूत कहते हैं, उनको उन्होंने अपना संगी बनाया, साथ लिया, उनको अपना बौद्ध प्रचारक बनाए, जिनको लोग छूने से छूना छोड़िए, छाया से भी परहेज करते थे। और फिर दूसरा कारण हुआ बुद्ध विचार के उत्थान का कि मातृत्व शक्ति, जिसको नारी शक्ति कहते हैं, जो सनातन व्यवस्था में जिनके खिलाफ एक से एक फतवा है, आप मनुस्मृति पढ़ेंगे, मानस पढ़ेंगे, तो नारियों के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक उसमें अंश हैं, जो घोर आपत्ति का मतलब है, विषय है। तो उनको उन्होंने साथ किया, पूरी नारी शक्ति उनकी साथ हुई। फिर दूसरे भी कारण हुए, आर्थिक कारण हुए कि उन्होंने अहिंसा लाया। हमारे जो बोलने वाले लोग हैं, जो कथित अपने आप को ज़्यादा, मैं तो उसको छद्म हिंदूवाद कहता हूँ, छद्म राष्ट्रवाद कहता हूँ, जो अपने आप को हिंदू का धर्म का सबसे बड़े पैरोकार समझते हैं, जिनके अंदर आज भी नफरत है। आज भी इस राज्य का मुख्यमंत्री आप लोगों को सबको पता है, मालूम होगा ही होगा, बहुसंख्यक लोगों को यह है कि हम लोग भूलते ज़्यादा हैं बहुजन लोग। इस राज्य के मुखिया आज से 6-7 साल पहले जीतन बाबू मांझी थे, यही मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए। मुख्यमंत्री थे, रसूख था, लोग रोक तो नहीं पाए उनको, लेकिन अगर वो पूजा करके निकलते हैं तो ये षड्यंत्रकारी मनुवादी जो जाति व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं, उन्होंने उस मंदिर को गंगा जल से धोया और धो करके पवित्र किया। अब आप समझिए कि आज से 3000 साल पहले भगवान बुद्ध जी को इस धरती पर आकर के छूत अछूत के खिलाफ संघर्ष चलाना पड़ा। आज से कोई 500-600 बरस पहले या 700 बरस पहले, उस 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास, उस दंश को भक्ति काल में कमज़ोर हुआ, जहाँ संत रायदास हुए, भीखा दादू हुए, मैंने एक से कबीरदास जी हुए। तो वो जो जातीय व्यवस्था को जो नफ़रत का पर्याय था, उसमें जो मानवतावादी सिद्धांत आए, विचार आए, और उसको रामचरितमानस जब आया तो उन्होंने फिर उसको मजबूत कर दिया।
मतलब उस नफरतवाद को मजबूत किया। उसमें कई अंश हैं जो आपत्तिजनक हैं। बार बार हमारे देश के जो लोग माने चिंतित लोग हैं, इस व्यवस्था से दुखी लोग हैं, और फिर हम लोग क्यों, सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर या राजेंद्र पाल गौतम की बात नहीं है। इस मुद्दे पर जहां मानस के आपत्तिजनक अंश हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी बोले हैं कि भाई उसमें आपत्तिजनक अंश है। डॉक्टर लोहिया स्वयं बोले हैं कि भाई इसमें कुछ कचरे भी हैं। बाबा नागार्जुन भी बोले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहला व्यक्ति हैं, इसे हमारे पुरखे बोल चुके हैं। और हम लोग जैसे अपनी बात तो कुछ नहीं कहे हैं, अपनी बात तो कुछ नहीं कहे, जो मानस में या मनुस्मृति में या बंच ऑफ थॉट में आपत्तिजनक अंश है और अमानवीय अंश है, तो सर कहा जा रहा है कि उसको बोले। तो ये है कि समझिए कि अगर देश को सही रास्ते पर ले जाना है, अहिंसा हमारे धर्म में कब आई है? जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा का दर्शन दिया है। और भगवान बुद्ध के आने से पहले या अहिंसा के इस धरती पर मजबूती से पहले, अहिंसा जब लोग अपनाए उससे पहले तो यहाँ महाबली प्रथा थी। हिंदू सनातन संस्कृति में, हिंदू तो लोग कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये बाद में हिंदू जुटा है, ये सनातन धर्म। तो उस सनातन संस्कृति में महाबली प्रथा थी। हजारों हजार गाय भैंस बैल का बलि पड़ता था। वो आप कोई भी प्राचीनतम काल का इतिहास पढ़ेगा और ख़ास करके वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ेगा, तो इस बात का प्रचुरता से वहाँ क्या कहते हैं ये अंश मिलेंगे कि जो जितना बड़ा राजा कहलाता था उसका मान सम्मान उतना बड़ा होता था जितना वो गाय भैंस बैल का वध करता था। अभी अहिंसा जो लोग अपनाए हैं वो छद्म अहिंसावादी लोग हैं। वो सिर्फ अब जैसे मान लीजिए गौ-कशी का मामला, जो कत्ल खाना चलाते हैं। आप देश में 20 कत्ल बड़े बूचर खाने का नाम ले लीजिए, उसमें 18 आपके हिंदू के मिलेंगे और 18 में नाम होगा उसका क्या, नाम पर ये लगेगा किसी मुसलमान का है। माने 20 में से 18 टॉप सबसे बड़े तो और मैक्सिमम उसमें वो 18 में से हो सकता है 16 आपको जैनी हिंदू मिलेंगे, जो सब के सब बीजेपी पार्टी को चंदा देती है। सबसे ज़्यादा चंदा स्लॉटर हाउस से, कत्ल खाने से, बूचर खाने से या बूचर खाने के मालिकों से वो बीजेपी को चंदा मिलता है। हजारों हजार करोड़ रुपया मिलता है, उतना चंदा किसी को नहीं मिलता है। तो सर ये आप समझिए कि मौजूदा जो शासन है भारत सरकार का, इनके रहते हुए हिंदुस्तान, ये भारत सबसे बड़ा गौ मांस का व्यापारी बना है। ब्राज़ील के साथ हिंदुस्तान 1 नंबर पर गौ मांस का विक्रेता है, जो निर्यात करता है। अब समझ लीजिए कि ये चालाकी षड्यंत्र कितना मजबूत है, प्रचार तंत्र का कितना मजबूत है कि गौ मांस का सबसे बड़ा व्यापार हो रहा है। आज तक देश में इतना ज़्यादा व्यापार या 1 नंबर पर देश न गया, दुनिया में देश भारत नहीं गया था। तो आप सबसे ज़्यादा गौ मांस के निर्यातक हो। गाय के कत्ल पर सबसे ज़्यादा आप हिंदूवाद में का नफरत दे करके अब मुसलमान के खिलाफ आप गोलबंदी करते हैं। तो ये षड्यंत्र को तो समाज को समझना होगा ना कि मैं जो बोल रहा हूँ 18,50,000 मीट्रिक टन गौ मांस का निर्यात हो रहा है भारत से। अब समझ लीजिए कि इससे मतलब कई हजार करोड़ रुपया, मैं काउंट नहीं किया हूँ, जोड़ लीजिएगा कितना होता है, लेकिन 18,50,000 मीट्रिक टन मोदी जी के राज में गौमांस का निर्यात हो रहा है और उससे बड़ी आमदनी हो रही है और हजारों हजार करोड़ बीजेपी के लोग उसका चंदा ले रहे हैं। सब रिकॉर्ड है, चेक जारी हुआ है, किस चेक से लिया है और आपके गूगल पर है सब इन्फॉर्मेशन। तो ये जो छद्म हिंदूवादी लोग हैं या मैं छद्म राष्ट्रवादी लोग जो कहता हूँ, छद्म देशभक्त लोग हैं जिनको देश से कोई मतलब नहीं है। मौजूदा शासन में आप समझिए कि भारत सरकार के उपक्रम में नौकरियां गायब है। कहाँ तो अभी तक 2 करोड़ प्रति वर्ष देता था, 18 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। तो नौकरियां गायब है, सरहद घायल है, बेरोजगार तबाह है, महंगाई चरम पर है, किसानों की आय दुगुनी होनी थी 2022 तक, अब तो 2022 फिर से आएगा क्या, किसान तबाह है। तो जो हर सेटअप पर सरकार फेल है और सिर्फ हिंदूवाद हिंदू करके सबसे ज़्यादा गौ मांस का व्यापार करके गौ कत्ल के नाम पर वही नफरत फैलाते हैं। सवाल है,
गौ कत्ल के नाम पर नफरत फैलाते हैं, तो आप समझिए कि इनका दो शकल है। गौ मांस का व्यापार भी करेंगे और कोई खस्सी का मांस लेकर के भी एक मुसलमान जाएगा तो गौ मांस खा करके पीट करके लिंचिंग भी करेंगे और उससे समाज में नफरत भी पैदा करेंगे। इसलिए इस व्यवस्था से, इस विचार से जो देश को ख़त्म करने पर आमादा है, इसको बचा कोई सकता है तो मानववादी सिद्धांत ही बचा सकता है। और उस मानववादी सिद्धांत का एक बड़ा पैरोकार है अर्जक समाज, अर्जक विचार। जी, जातीय जनगणना फिर से शुरू होगी क्या सर? ये कोर्ट का लफड़ा है। अब ये कोर्ट का लफड़ा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि न्याय का पक्ष मजबूत होगा और कोर्ट भी देर सवेर समझेगी कि भाई जो हजारों साल से सताई गई जातियां हैं उसकी गिनती में क्या दिक्कत है। गाय भैंस के गिनती में दिक्कत नहीं है, चिड़िया चुनमुनी की गिनती में दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं आप, तो गाय भैंस बैल के कान पर गिनती का लगता है, ठप्पा लगता है। तो आप मनुष्य गाय भैंस से भी गया गुजरा हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, बहस होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय का पक्ष मजबूत होगा और न्यायालय के सामने जब सच्ची बात जाएगी तो वो भी इस जातीय गणना को, वो भी जातीय गणना पर मोहर लगाएंगे। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है सर, इंग्लिश मीडियम के पर जोर दिया जा रहा है, तो बिहार के सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम होंगे कि नहीं सर? आप एक बात जानिए, मीडियम इंग्लिश या हिंदी ये तो नहीं, ये तो नीतिगत बात होगी। लेकिन हमारा जो शिक्षा, हमारी जो शिक्षा पद्धति है अभी उसमें हिंदी और अंग्रेजी सब मिक्स चलता है। अच्छा है कि अच्छा से अच्छा करने का शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का संकल्प है। महागठबंधन सरकार इसी को चिंता में रख करके जो कालांतर में हुए, प्राचीनतम काल में ये बिहार दुनिया में ज्ञान के प्रतीक कहे गए, ज्ञान की भूमि कही गई है। तो गणित का उद्भव स्थल भी यही है। आर्यभट्ट हमारे पुरखे आए और उन्होंने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया। अगर शून्य का ज्ञान न देता तो दुनिया को गणित का बोध भी नहीं होता। आप ही का गणतंत्र बगल में बैठा हुआ वैशाली, ये बिहार ही गणतंत्र का बड़ा केंद्र है। यहीं से गणतंत्र दुनिया भर में गई है। प्रशासन भी हम लोगों को सिखाया। फिरंगियों को खदेड़ने का सबसे माकूल जगह अगर राष्ट्रपिता बापू को मिला तो यही चंपारण जो बिहार में है, यहीं के तासीर में वो सुगंध थी। तो न तो हम नफरत बर्दाश्त करते हैं, न हम तानाशाही बर्दाश्त करते हैं। इसलिए कोई तानाशाह मुगालते में न रहें। समय आएगा जब बिहार उसका जवाब देगा और बिहार से ही पूरे देश में क्रांति की लहर जाएगी। ऐसा होता रहा। 70 के दशक में भी एक तानाशाह आया था देश में और तानाशाही को बिहार से ख़त्म किया गया और देश से ख़त्म हुआ। वो समय भी आ रहा है। अगर किसी को लगता हो कि नहीं हम बेवकूफ़ बना सकते हैं बिहार को या देश को, तो बहुत दिन नहीं है। आप अभी चंद दिन के लिए हैं। बिहार संभलेगा तो देश संभलेगा।